हाय दोस्तों, आज आपका जीके जीएस का सेट नंबर 4 है। पहले आप इसको पॉज करके खुद आंसर दीजिए और अगर नहीं आए तो फिर आप इसका सॉल्यूशन देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। कैमरे कैमरे और माइक्रोस्कोप कैमरे और माइक्रोस्कोप में प्रकाश की केंद्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है। देखिए, जो आपका माइक्रोस्कोप है ना, तो सूक्ष्म चीज़ मतलब एकदम छोटा जो अपनी नंगी आँखों से आप नहीं देख सकते हैं, उसके लिए आपको कौन सा लेंस चाहिए। तो देखिए, उसके लिए आपको उत्तल लेंस चाहिए। कौन सा लेंस चाहिए? उत्तल लेंस। ध्यान से रखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक आपको बता देते हैं कि उत्तल लेंस जो है अवतल दर्पण के जो कार्य अवतल दर्पण का काम है वही कार्य उत्तल लेंस का काम है। उसी प्रकार जिस प्रकार अवतल लेंस उत्तल दर्पण की तरह कार्य करता है। याद रखिएगा, हम दर्पण बोल रहे हैं, ये लेंस है। अवतल लेंस उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस अवतल दर्पण, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वायुत्पन्न मात्रक है। देखिए, वायु उत्पन्न मात्रक क्या था? जैसे सेकेंड हो गया आपका केल्विन हुआ, ये कैंडला हुआ, ये सब आपका जो है ना, ये आपका इकाई है। मूल मात्रा मूल इकाई जो है टोटल 7 है। मूल इकाई टोटल 7 है। लेकिन आपका जो न्यूटन है, ये जो है आपका एक किलोग्राम बटे 1 किलोग्राम 1 मीटर बटे पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब ये जो है 3 मात्रा से बना है। तो न्यूटन क्या है आपका? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यही आपका क्या है? वायुत्पन्न मात्रक है। लेकिन सेकेंड को सिर्फ एस से डिनोट करते हैं, केल्विन को के से डिनोट करते हैं, और कैंडला को आप लोग जो है कैंडला का भी डोनेशन है, ठीक है। तो याद रखिए टोटल 7 है। ज्योति तीव्रता कैंडला का ज्योति तीव्रता। चलिए, ज्योति तीव्रता का कैंडला है यूनिट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है? अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, जब कोई तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके मुड़ने को क्या कहते हैं। तो देखिए, जब कोई तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसको, जैसे कि हवा से कोई पानी में गया या पानी से हवा में गया, तो तरंग क्या होता है ना, ऐसे करके मुड़ जाता है, ठीक है। तरंग जा रहा है फिर ऐसे करके मुड़ जाता है। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसको हम लोग अपवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवर्तन। याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं? अपवर्तन बोलते हैं। तो अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, याद रखना, प्रकाश थोड़ा झुक जाता है। याद रखिए, अगर हम लोग देखिए, माध्यम या तो सरल माध्यम होगा या तो विरल। मतलब सरल मतलब कि हल्का डेंसिटी, ज़्यादा घना नहीं होगा। विरल मतलब ज़्यादा घना होता है। सरल मतलब कम घना, विरल मतलब ज़्यादा घना। तो अगर प्रकाश सरल से विरल में जाएगा तो वो क्या होगा? थोड़ा झुक जाएगा। क्या? झुक जाएगा। लेकिन अगर प्रकाश वि, अ, विरल से सरल में जा रहा है, जैसे ये विरल है और ये सरल में जा रहा है, तो ये क्या होगा? ये थोड़ा बाहर चला जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। ये आप क्वेश्चन नंबर 4 है कि आँख के लेंस के फोकल लंबाई में परिवर्तन निम्नलिखित में किसकी क्रिया के कारण होता है। तो देखिए, आपका सिलियरी मसल्स होता है, आपका आँख है, ठीक है। आँख में जो मसल्स होता है, ठीक है, एक अंदर की तरफ आपको दिखता नहीं है, वो सिलियरी मसल्स या सिलियरी मांसपेशियाँ रहती है।
यही जो है आँख के लेंस के फोकल की लंबाई को परिवर्तन करता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, विद्युत धारा के तापन प्रवाह को निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है। देखिए विद्युत धारा के तापन प्रवाह को ना जूल का नियम कहते हैं। देखिए तापन प्रभाव है तो ये जूल का नियम हो जाएगा। तापन प्रभाव है तो ये जूल का। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, एक विद्युत जनरेटर। देखिए जनरेटर जो है ना यांत्रिक को किसमें चेंज करता है? विद्युत। ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, तो एक विद्युत जनित जनरेटर निम्नलिखित सिद्धांत पर कार्य करता है। तो किस पर कार्य करता है? आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित काम करता है। बस याद रखिएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस चुंबक के अंदर चुंबक की क्षेत्र रेखाएं संचरण करती है? मतलब किसी चुंबक के अंदर चुंबक की रेखाएं संचरण करती है। तो देखिए एक चुंबक ले लीजिए, हर एक चुंबक का जो है ना नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। तो ये जो है ना ऐसे करके साउथ की तरफ आती है। तो बाहर में कैसे जा रही है? तो नॉर्थ से साउथ। लेकिन अंदर जो जाता है चुंबक के अंदर दिखता नहीं है ये। देखिए याद रखिए बहुत सारा जाएगा, और ये याद रखिएगा एक दूसरे को काटेगा नहीं, पैरेलल जाएगा ऐसे करके। ठीक है, तो याद रखिएगा। लेकिन आपको बोल रहा है कि चुंबक के अंदर, अंदर मतलब हो गया इसके अंदर, याद रखिएगा। तो ये क्या होगा? इसके साउथ से नॉर्थ, क्या साउथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? साउथ मतलब दक्षिण से उत्तर की तरफ। तो दक्षिण से उत्तर। अगर यहाँ अंदर की जगह बाहर लिखा रहा था तो आप क्या मरते? उत्तर से दक्षिण, याद रखें। लेकिन यहाँ पर आपको अंदर लिखा है तो अंदर क्या होगा? साउथ से नॉर्थ, जिसको दक्षिण से उत्तर ध्रुव कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, समान संख्या के संयोजकता इलेक्ट्रॉन। देखिए संयोजकता इलेक्ट्रॉन होता है क्या? बाहरी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो बाहर है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन, जैसे ये वाला हो उसी तरह ये हुआ। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन को संयोजकता नहीं बोला जाता। ये जो सबसे बाहर है ये वाला, ये होता है संयोजकता इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा रसायन प्रक्रिया में यही इलेक्ट्रॉन काम देता है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि किस समान संख्या में संयोजकता इलेक्ट्रॉन वाले तत्व निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? जो समान समूह होगा ना, जो समान समूह होता है उसका इलेक्ट्रॉन संयोजकता इलेक्ट्रॉन समान होता है। जैसे कि देखिए आपको, आप पीरियोडिक टेबल जब पढ़िएगा तो पीरियोडिक टेबल में आपको इस तरह से होगा। ठीक है, तो ये जो आपको ऐसे करके जो होगा, जैसे जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, या आपको अ, अ, हेना और करीना का एक्सीडेंट। तो ये जो नीचे की तरफ जा रहे हैं तो टोटल समूह है आपका। याद रखिए टोटल कितना समूह है? वैसे तो टोटल 18 समूह है। तो जिस समूह में कोई एक समूह अगर ले लीजिएगा पूरा आप नीचे से ऊपर, तो सबका संयोजकता समान होगा। जैसे कि आप, जैसे पीरियोडिक टेबल में आपको फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो ये सब का संयोजकता एक होता है। याद रखिए कि क्या होता है? एक होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि संयोजकता समान कब रहेगा? समान संयोजकता तब रहेगा जब समान समूह होगा। देखिए ठीक है, ये होता है समूह, टोटल 18 समूह होता है। आवर्त टोटल कितना होता है? 7। कितना होता है आवर्त? 7। तो समान आवर्त नहीं, समान समूह होना चाहिए। ठीक है, आप पीरियोडिक टेबल निकाल के एक बार देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 9। 9 क्या है? सहसंयोजिक यौगिक जो है आपको विद्युत का संचालन क्यों नहीं करते हैं? देखिए सहसंयोजिक यौगिक विद्युत का संचालन इसलिए नहीं करता क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन या आयन नहीं पाया जाता। देखिए विद्युत का संचालन तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा।
ठीक है, इलेक्ट्रॉन मुक्त कर पाया जाएगा। कोई भी तत्व में इलेक्ट्रॉन अगर या कोई भी यौगिक में इलेक्ट्रॉन अगर मुक्त पाया जाता है तभी वह विद्युत का संचालन करता है, लेकिन सहसंयोजित यौगिक में विद्युत का संचालन नहीं होता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होता है। याद रखें। 10 नंबर, जब कोई कार्बन यौगिक पीली कालिख वाली लौ के साथ जलता है तो क्या होता है। देखिए, कार्बन जो है ना पीला भी होता है, कालिख पूरा काला एकदम होता है। तो बोलता है कि क्या होता है अगर जलता है तो देखिए, इसका आंसर आपका होगा कि इसमें ज़्यादा कार्बन होता है और ये अपूर्ण दहन होता है। देखिए, जब जो है ना जब आप कार्बन को जलाते हैं तो अगर पूरी तरह जल जाए तो ठीक है, लेकिन अगर कालिख दे दिया, पीली काली कालिख वाली लौ दे दिया तो समझ लीजिए वो कार्बन पूरी तरह जला नहीं है। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, अपूर्ण दहन हो रहा है कार्बन का। ठीक है, याद रखिए, ज़्यादा कार्बन क्या है, जला नहीं है, मतलब अपूर्ण दहन, पूरी तरह जला नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका बी। 11 नंबर आपका है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन युगात्मक अभिक्रिया करते हैं। देखिए, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोजन प्लस कार्बन का जो भी तत्व है या यौगिक है वो आपका क्या है, हाइड्रोकार्बन, उसी को हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। देखिए, हाइड्रो तो क्या बोल रहा है कि योगात्मक अभिक्रिया करते हैं कौन, हाइड्रोकार्बन। तो आप इसमें आंसर मांगिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो देखिए, एक होता है संतृप्त, संतृप्त। तो देखिए, एल्केन जो है ना, एल्केन, ANE लास्ट में, ये आपका संतृप्त है। और असंतृप्त जो है, असंतृप्त ये आपका एल्कीन है, ENE या एल्काइन है। याद रखें, एल्कीन है या एल्काइन है, लेकिन संतृप्त में एल्केन, ANE। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपको बोलता है कि योगात्मक अभिक्रिया असंतृप्त होगा, असंतृप्त में असंतृप्त में कौन है, एल्कीन या एल्काइन। याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइबर ऐसे बहुलक होते हैं जिनमें होते हैं। देखिए, फाइबर में फाइबर में क्या होता है, फाइबर में उच्च तन्य शक्ति होता है। याद रखिएगा, फाइबर में उच्च तन्य शक्ति होता है, जो कि इसलिए फाइबर बहुत टिकाऊ और मजबूत होता है क्योंकि इसमें उच्च तन्य शक्ति होता है। याद रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, प्राकृतिक रबर जो है को सल्फर के साथ गर्म करके उसके गुणों को बेहतर बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए, रबर अगर ऐड हो गया और सल्फर के साथ तो उसको बोलते हैं वल्केनाइजेशन। याद रखिएगा, याद रखिएगा, रबर को अगर सल्फर के साथ गर्म करते हैं तो उसको वल्केनाइजेशन बोलते हैं। एकदम याद के रट लीजिएगा, वल्केनाइजेशन बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कपड़ों के ब्लीच करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए, कर कपड़ों को ब्लीच करना है तो आप चल जाइए हाइड्रोजन परऑक्साइड में, जिसको बोलते हैं H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड। याद रखिएगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड, कपड़ों को ब्लीच करना है तो हाइड्रोजन परऑक्साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में लाइकेन, देखिए लाइकेन दो को पार्ट है, लाइकेन में एक शैवाल है, एक शैवाल है और एक कवक है। तो लाइकेन दो बीच का संबंध है, किसका, शैवाल और कवक का, शैवाल और कवक का, एकदम याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस ऊतक की कोशिकाएं वसा के संग्रहित करने के लिए विशिष्ट है। तो बोल रहा है कि कौन ऊतक, मतलब टिश्यू, कोशिकाएं वसा को संग्रहित करता है, मतलब वसा को क्या है, वसा को कलेक्ट करता है, मतलब वसा को एक जगह जमाता है। तो ये क्या होगा, इसका आंसर आपका वसायुक्त। क्या होगा, वसायुक्त। तो वसायुक्त में एडिपोज, एडिपोज, याद रखें, एडिपोज वसा को संग्रहित करता है। ठीक है, अपने अंदर वसा को रखता है। ठीक है, चलिए इसका वसायुक्त। चलिए 16 नंबर, अब देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग में श्वसन और ऊर्जा का उत्पादन में जैव रासायनिक प्रक्रिया होता है। तो देखिए, हमारे शरीर में ना श्वसन जो होता है और ऊर्जा का जो उत्पादन होता है वो एक रासायनिक प्रक्रिया है। तो वो बोल रहा है कि हमारे शरीर में कौन कोशिका अंग है। तो यही पूछ रहा है कि कौन कोशिका अंग है जो ये क्रिया करता है, जैव रासायनिक प्रक्रिया। तो इसका आंसर आप बोलिएगा माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए, इसको इंग्लिश में
माइटोकॉन्ड्रिया बोला जाता है। तो और ये पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल, याद रखिएगा, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है, याद रखिएगा। ये एटीपी का निर्माण करता है, ठीक है। चलिए, अब आपका क्वेश्चन देखिए, क्लोरोप्लास्ट जो है ना सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, मतलब पौधा में पाया जाता है, ठीक है, याद रखिए। राइबोसोम्स सब में पाया जाता है, पौधा और जीव में, पौधे और जीव, जंतु, जंतु, पौधे और जंतु। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक अनुवांशिक विकार नहीं है। देखिए, अनुवांशिक विकार क्या होता है। अनुवांशिक जो है ना, जैसे कि हमारे पूर्वज को भी ये बीमारी हुआ था और आने वाली पीढ़ी को भी यही बीमारी होगा, उसे अनुवांशिक बीमारी कहते हैं। लेकिन यहाँ पूरा अनुवांशिक बीमारी नहीं है। तो कौन नहीं है, तो देखिए, आपका जो है, ये जो आपका एड्स है, ये आपका अनुवांशिक बीमारी नहीं है। एड्स जो है अनुवांशिक बीमारी नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी के पिता को एड्स है तो बेटा को होगा, ये नहीं होता, बेटा को एड्स नहीं होगा। लेकिन डाउन सिंड्रोम जो है, अगर माता पिता किसी के एक को है तो हो सकता है उसका बेटा को या बेटी को जरूर होगा। वर्णधता, वर्णधता की बीमारी, ये भी एक अनुवांशिक बीमारी है, ठीक है। थैलेसीमिया, ये भी एक अनुवांशिक बीमारी है, ठीक है, लेकिन एड्स नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा तेल और वसा का भंडार है। देखिए, तेल और वसा सबसे ज़्यादा, मतलब पूरा तेल और वसा कौन रखता है ये पूछ रहा है। तो कौन रखता है, इलियोप्लास्ट। कौन रखता है, इलियोप्लास्ट, याद रखिए। इसको ओलियोप्लास्ट भी बोला जाता है, याद रखिए। तो याद रखिए, वसा का भंडार कौन रखता है या तेल का, इलियोप्लास्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन है, एक पौधे की कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से निर्मित होता है। तो देखिए, कोशिका भित्ति जो है ना सिर्फ पौधे में मिलता है, और कोशिका भित्ति सिर्फ पौधे में, जंतु में नहीं होता है, याद रखिएगा। जंतु में कोशिका भित्ति नहीं होती, सिर्फ पौधे में ही होती है। तो बोल रहा है कि उसमें क्या रहता है, कोशिका भित्ति में क्या रहता है। तो आप, कोशिका भित्ति में सिर्फ सेल्यूलोज रहता है, याद रखिएगा। कोशिका भित्ति में सिर्फ क्या रहता है, सेल्यूलोज रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गैसों का आदान प्रदान के ऊतक को किस भाग से जाना जाता है। देखिए, गैस का जो आदान प्रदान करता है ना, ये जो है स्टोमाटा करता है। पौधा में जो है ना, पौधा में स्टोमाटा पाया जाता है, स्टोमाटा पाया जाता है। और याद रखिएगा, पौधा में जो गैस का आदान प्रदान हो रहा है वो किसके द्वारा होता है, तो स्टोमाटा के द्वारा। किसके द्वारा हो रहा है, स्टोमाटा का द्वारा। एकदम ध्यान से याद रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 1799, अब आपका जीके हो गया कि 1799। देखिए, 1799 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ इसमें जो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। देखिए, मैसूर युद्ध टोटल 4 हुआ था। मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था, याद रखिएगा। मैसूर युद्ध टोटल 4 हुआ था, 1 2 3 और 4, याद रखिए। पहला में वायसराय बैरलास्ट था, दूसरा में हेस्टिंग था, तीसरा में कर्नवालिस था, और चौथा में वेलेजली था। और चौथा में ही जो है टीपू सुल्तान मारा गया था। कब, 1799 में, ठीक है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए कि 1799 में किस युद्ध में टीपू सुल्तान अंग्रेजों के हाथों मारा गया। तो इसका आंसर क्या बोलिए, श्रीरंगपट्टनम की संधि, याद रखिए। श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत टीपू सुल्तान जो है मारा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह का पहला प्रकोप 10 मई 1857 को किस शहर में हुआ था। देखिए, आपको पहले भी पढ़ा है कि मेरठ में 1857 का विद्रोह स्टार्ट हुआ था, क्योंकि पहला प्रकोप बोल रहा है। आंसर क्या होगा, मेरठ, याद रखिए। आंसर क्या होगा, मेरठ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर, सर सैयद अहमद खान जो है, ये तो मुस्लिम को ज़्यादा मतलब तवज्जो देता था। कहने का मतलब कि मुस्लिम के लिए मॉडर्न एंग्लो मुस्लिम कॉलेज भी स्थापना किया था। तो सर सैयद अहमद खान मुसलमानों में सामाजिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पत्रिका का प्रारंभ किया। तो देखिए, इसका तहजीब उल अखलाक एक किताब है। इससे क्या होता है, ये मुस्लिम को धार्मिक सुधार पर विचार किया था।
देखिए धार्मिक सुधार का मतलब वो सोच रहा था कि मदरसा के साथ साथ आप जो है अंग्रेजी अंग्रेजी शिक्षा भी लीजिए। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा भी लीजिए। ये किसका कहना था? सर सैयद अहमद। इसलिए वो एक अखबार निकालता था जिसको नाम है तहजीब उल अखलाक, याद रखिए, पत्रिका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उग्र राष्ट्रवादी नेता को 1907 में मांडले निर्वासित किया जा गया था? देखिए, उग्र नेता जिसको गरम दल बोलते हैं, गरम दल बोलते हैं। तो एक गरम दल था, एक नरम दल था। तो जो भी आपका बुजुर्ग, जैसे कि गोपाल कृष्ण गोखले हुआ, चाहे आपके गांधी जी हुए, चाहे आपको विपिन नहीं, देखिए लाल बाल पाल, पहले ये देखिए, लाल बाल और पाल, ये तीनों जो है आपका गरम दल था। तो लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। लेकिन नरम में कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले या अरविंदो घोष, ये सब आपको क्या है कि ये आपको नरम दल था। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि उग्र राष्ट्रवादी नेता, तो उग्र मतलब गरम, गरम मतलब लाल बाल पाल, यही तीनों में से कोई होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, लाला लाजपत राय। क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे? तो 1915 में। महात्मा गांधी सबसे पहले कब है? ये 9 जनवरी, 9 जनवरी। ये आपको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 9 जनवरी को जो है ना प्रवासी दिवस माना जाता है। क्या माना जाता है? प्रवासी दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1925 में किस घटना के द्वारा क्रांतिकारी गतिविधियों को वित्त सहयोग देने के लिए एक ट्रेन को लूटा गया था? तो देखिए 1925 में जो है ना एक ट्रेन हुआ था, काकोरी ट्रेन डकैती। देखिए अब इसका नाम काट के काकोरी ट्रेन एक्शन इसका नाम रखा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो 1925 में किस घटना की क्रांतिकारी गतिविधियों को वित्त सहयोग देने के लिए एक ट्रेन, मतलब 1925 में कौन सा ट्रेन लूटा गया था? तो काकोरी ट्रेन डकैती। ठीक है, चलिए, और ये कब हुआ था? 9 अगस्त 1925। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का तत्कालीन कारण क्या था? तो तत्कालीन कारण क्या था? नमक कानून का उल्लंघन। सविनय अवज्ञा आंदोलन का तत्कालीन कारण नमक कानून उल्लंघन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी द्वारा समर्थित रचनात्मक कार्यक्रम में निम्नलिखित में किस बात पर जोर दिया गया था? देखिए गांधी जी जो है ना ग्राम पंचायत पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, या ग्राम के लोगों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो जहाँ ग्राम है वहाँ हमारे ग्राम उत्थान और सामाजिक सुधार, ग्राम उत्थान और सामाजिक सुधार, याद रखिए। ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायत का गठन जो है आपका अनुच्छेद 40 में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर है। 30 नंबर आपका है कि 1939 में जो है वर्धा में हुए कांग्रेस वर्किंग कमेटी के बैठक में युद्ध में समर्थन के बदले क्या मांग की गई थी? तो देखिए 1939 में क्या हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट होने वाला था, द्वितीय सेकेंड विश्व युद्ध। और उसमें जो है ना कांग्रेस अंग्रेज का सहायता तभी देता जब वो पूर्ण स्वतंत्रता मांग कर रहे थे। कांग्रेस क्या चाह रहा था? कांग्रेस, भारतीय कांग्रेस, कि हमको पूर्ण स्वतंत्रता दीजिए तभी हम युद्ध में समर्थन देंगे, मतलब हम भारतीय लोग युद्ध में समर्थन देंगे। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर। 1943 में आईएनए के नेतृत्व किसने संभाला? देखिए 1943 में आईएनए का नेतृत्व जो है सुभाष चंद्र बोस संभाले थे। कौन? सुभाष चंद्र बोस आए थे। उससे पहले जो थे वो मोहन सिंह थे, लेकिन 1943 में जो है सुभाष चंद्र बोस। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 32। भारत की स्वतंत्रता की ओर संक्रमण प्रक्रिया की देखरेख के लिए अंतिम वायसराय के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? देखिए अंतिम वायसराय जो नियुक्त हुआ है लॉर्ड माउंटबेटन। सबसे अंतिम वायसराय कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन, याद रखिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। और भारत को स्वतंत्रता कब बना? 1947। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से हड़प्पाई
वासियों को कौन सा धातु का ज्ञान नहीं था। देखिए पहले, सबसे पहले अगर हम लोग को मिला है तो पहले आपको क्या मिला है, शीशे, आपको कांच, बी से ब्रॉन्ज और उसके बाद आयरन। तो उस समय सबसे पहले सी मतलब कॉपर हो गया, सॉरी कॉपर। तो हड़प्पा सिवाय हड़प्पा वासियों को धातु में आयरन तो नहीं मिला होगा, कॉपर सबसे पहले मिला था। ठीक है, तो आयरन मतलब लोहा, तो लोहा नहीं था। बाकी कांस्य, सोना और तांबा इसके बारे में जानकारी था, याद रखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। 34 आपका है कि चित्र घुसड़ बांध जो कि हड़प्पा में पाया जाता था चरण में लोहे के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला है कि PGW सांस्कृतिक ने भारत गंगा क्षेत्र में लोहे के औजार और हथियार की शुरुआत की थी। ठीक है, ये हड़प्पा के बाद का है, याद रखिएगा। तो ये आपका क्वेश्चन सही है, ये आपका क्या है, सही है। दूसरा है कि लोहे की शुरुआत ने कृषि विस्तार और व्यापक बस्तियों को विकास में बढ़ा दिया। हाँ भाई, लोहा का शुरुआत है तो कहीं ना कहीं लोहा से कृषि जो है आगे बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि लोहा से बहुत सारा औजार बनता है। तीसरा नंबर है कि उत्तर वैदिक ग्रंथों में युद्ध और कृषि गतिविधियों में लोहे के बढ़ते, तो ये उत्तर वैदिक काल में लोहा का आविष्कार हो गया था और युद्ध और कृषि में लोहा का बहुत उपयोग था। तो आपको ये तीनों सही है, ये क्या है, तीनों सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, सही मिलान चुनिए। तो देखिए नालंदा बिहार में है, ये तो बिल्कुल सही है। विक्रमशिला ये भी बिहार में, ये भी सही है। और रत्नागिरी ये भी बिहार में, तो ये सॉरी ये उड़ीसा में, तो ये तीनों आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संगम काल में सामाजिक ढांचा मुख्य रूप से था, क्या था। संगम काल में सामाजिक ढांचा, देखिए जाति आधारित जैसे उत्तर वैदिक वर्णन व्यवस्था नहीं, जाति आधारित नहीं था ये। श्रेणी आधारित ये भी नहीं था। शहरी केंद्रित नहीं, संगोत्रा आधारित था, संगोत्रा आधारित था। क्या थे, संगोत्रता आधारित, याद रखें। तो ये आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 37, गुप्त वंश निम्नलिखित कारण कारक से उबरने में विफल रहे। देखिए गुप्त वंश जो है आखिर क्या था, मतलब जो गुप्त वंश को पतन की ओर ले जा रहा था, मतलब खत्म होना था। तो क्या होता ना, इसके यहाँ हमेशा हुनों का आक्रमण होता था। गुप्त वंश का हमेशा हुनों, गुप्त वंश पर हमेशा हुनों का आक्रमण होता था। इसका आंसर क्या होगा, हुनों का आक्रमण। क्वेश्चन नंबर 38, चोल काल के कृषि संबंधित को किससे बढ़ावा मिला। तो चोल काल, तो चोल काल जो है कृषि संबंधित बढ़ावा उन्नत सिंचाई प्रणाली, याद रखिएगा चोल काल में एक उन्नत सिंचाई प्रणाली था। ठीक है, याद रखिएगा। और चोल काल का स्थानीय स्वशासन बहुत अच्छा था। ठीक है, तो उन्नत सिंचाई और स्थानीय स्वशासन। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर की विजय का मुख्य कारण निम्नलिखित में क्या था। देखिए पानीपत का लड़ाई हुआ था ना, तो बाबर के पास तोप था। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो तोप होगा कि बेहतर तोप खाना और सैन्य रणनीति। और दूसरा आपका है इब्राहिम लोदी की सेना में आंतरिक असंतोष। एक्चुअली इब्राहिम लोदी की सेना जो है ना, अंदर ही अंदर मतलब एक लगा कि उसको हार जाएंगे और एक दूसरे में कटपट था। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक और दो होगा। ठीक है, स्थानीय शासकों का मजबूत नहीं, स्थानीय शासक तो कमजोर था। ये आपका सिर्फ एक और दो, याद रखेगा। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, 1526। ठीक है, इसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था और बाबर जीता था। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 40। 40 आपका कह रहा है कि शेर शाह सूरी ने अपने साम्राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करके एक प्रणाली शुरू की। उन अधिकारियों को निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। तो क्या कहा जाता है, कोतवाल, याद रखें कोतवाल। याद रखें 1540 से 1545 तक शेरशाह जो है क्या अपना प्रशासक चलाया। और उसमें जो है अधिकारियों की जो नियुक्ति हो, कानून व्यवस्था के अधिकारी को जो नियुक्ति की वो कौन था, कोतवाल। मनसब का अर्थ क्या है, देखिए मनसब का अर्थ है कि रैंक या पद। ठीक है,
याद रखिए, मनसबदारी व्यवस्था अकबर ने स्टार्ट किया था। ठीक है, किसने किया था? अकबर ने स्टार्ट किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका क्वेश्चन है कि वह मुगल बादशाह जिसे बिल्डरों का राजकुमार कहा जाता है। तो देखिए, बिल्डर मतलब कि बिल्डिंग बनाया होगा, तो बिल्डिंग कौन बनाया? शाहजहां ज़्यादा बिल्डिंग बनाया, क्योंकि ताजमहल। तो आंसर क्या होगा? शाहजहां। क्या होगा आंसर? शाहजहां, याद रखिएगा। और 43 नंबर आते हैं, महाराष्ट्र का लोनार झील, याद रखिएगा किस प्रकार की झील है? तो यह है एक आपका क्रेटर झील। क्या है? क्रेटर झील, क्योंकि उल्का पिंड गिरा था महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र का एक जमीन पूरा धंस गया था, और धंसने के बाद वहाँ पर जो खाली स्थान बना वहाँ झील बन गया, और उसी को बोला जाता है लोनार झील। याद रखिए कैसा है? क्रेटर झील। ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सतलुज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो राक्षस ताल झील या राकस ताल झील। सतलुज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? राकस ताल। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 हो गया। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 आपका कह रहा है, निम्नलिखित में से किस घटना के कारण 2002 और 2009 जैसे कई वर्षों में भारत में बड़े पैमाने पर सूखे की स्थिति? देखिए 2009 और 2009 के बीच में ना भारत में सूखा बहुत हुआ था। तो सूखा होने का कारण था कि ये एल नीनो के कारण, क्या? मजबूत एल नीनो। देखिए एल नीनो आएगा तो भारत में सूखा होगा, एल नीनो आएगा तो भारत में सूखा होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? मजबूत एल नीनो के कारण। खरीफ कब? खरीफ है, एक खरीफ होता है और एक रबी होता है। तो देखिए जौ हुआ, चना हुआ, गेहूँ हुआ, ये सब क्या है? ये सब रबी क्रॉप है। और खरीफ में ज्वार मक्का बच रहा, ज्वार मक्का बाजरा कपास मूंगफली। इसको आपको रट लेना है। खरीफ में ज्वार मक्का बाजरा एकदम रट कर, चावल भी ज्वार मक्का बाजरा कपास गेहूँ चावल, रबी में जौ चना गेहूँ, एकदम ट्रिक से याद रखें। तो क्वेश्चन पूछ रहा है भारत में खरीफ फसल का मौसम निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? तो देखिए, तो खरीफ फसल जो है ना दक्षिणी पश्चिमी मानसून वर्षा पर निर्भर होता है। किस पर निर्भर होता है? कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून वर्षा पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन है कि क्षुद्र ग्रह बेल्ट किन दो ग्रहों के बीच आता है? देखिए अगर आप सूर्य का बनाइएगा तो ये आपका ग्रह है, ठीक है। तो 4 ग्रह यहाँ है और 4 ग्रह यहाँ है, और बीच में आपका जो है क्या है? क्षुद्र ग्रह बेल्ट, एक छोटा छोटा पत्थर टाइप का। तो ये आपका मंगल है, ये आपका क्या है? मंगल। ये आपका क्या है? बृहस्पति। ये आपका बृहस्पति, याद रखिए सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। तो मंगल और बृहस्पति होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मंगल और बृहस्पति। आंसर क्या है? मंगल और बृहस्पति। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के अक्षांश झुकाव मुख्य रूप से निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी है। कौन है उत्तरदायी? तो इसका आंसर होगा मौसम। क्योंकि जो अक्षांश झुकाव होता है, अक्षांश झुकाव, देखिए पृथ्वी सीधे ऐसे नहीं, थोड़ा सा झुका है, ऐसे करके झुका है, तो ये झुकता है। तो इसका कारण क्या होता है? तो मौसम का चेंजिंग। क्या होता है? मौसम का चेंजिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन माइनर प्लेट्स मतलब लघु प्लेट है? तो देखिए लघु प्लेट आपको, ये आपका आंसर होगा कि देखिए अरेबियन प्लेट भी लघु प्लेट है, और आपका कैरेबियन भी है, आपका कोकोस भी है, और आपका नाजका भी है। तो ये चारों आपका जो है एक लघु प्लेट है, याद रखिएगा। लेकिन आज प्रशांत प्लेट है, तो प्रशांत महासागर प्लेट या प्रशांत प्लेट है, ये आपका बहुत बड़ा प्लेट है। छोटा प्लेट अरेबियन कैरेबियन हो सकता है। आंसर क्या होगा? अरेबियन कैरेबियन कोकोस और नाजका। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गर्म जलधारा है? तो देखिए गर्म जलधारा जो है ना आपको पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा है। गर्म जलधारा कौन है? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, याद रखिएगा। और आपको गर्म जलधारा बता देते हैं, जैसे गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ स्ट्रीम ये आपका गर्म जलधारा है। कुरोशियो आपका क्या है? गर्म जलधारा। लेकिन हम्बोल्ट ठंडा लग रहा है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ठंडा लग रहा है, पश्चिमी पवन ठंडा लग रहा है, लेकिन गर्म पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा, ठीक है। एल्बिडो को निम्नलिखित प्रकार परिभाषित, क्या है एल्बिडो? एल्बिडो जो है आपका आपका होगा
आंसर डी। पृथ्वी की सतह बादलों और वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में बर्फ से अवरित क्षेत्रों द्वारा अंतरिक्ष में वापस परिवर्तनों सौर विकिरण की मात्रा। देखिए एल्बिडो क्या है कि पृथ्वी की सतह बादलों और वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में जो बर्फ से क्षेत्र है और अंतरिक्ष में वापस परिवर्तित सौर विकिरण की मात्रा। याद रखना एल्बिडो क्या है, मात्रा। तो इसको आप रट लीजिएगा। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह कहा गया कि राज्य के वित्त की पूरी तरह से चलाए जाने वाले शिक्षण संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो देखिए धार्मिक जो है ना 25 से लेके आपका 30 तक जो है आपका क्या है, धार्मिक का बात कर रहा है। 25 से लेके 30 तक आपका धार्मिक का बात कर रहा है। तो चलिए अब देखते हैं। क्वेश्चन यही बोल रहा है कि राज्य के वित्त से पूरी तरह चलाए जाने वाला शिक्षण संस्थाओं में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो ये आंसर क्या होगा, 28। क्या है, 28। चलिए अब देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 का सी जो है कुछ निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने में कानून की संरक्षण किससे संबंधित है। तो देखिए तो 31 का सी जो है आपका आंसर होगा। देखिए 31 है तो देखिए आप क्या बोले 12 से लेके 35 तक आपका क्या है, मौलिक अधिकार। क्या है, मौलिक अधिकार। तो 12 से 35 जब मौलिक अधिकार है तो बीच में 31 आ गया, तो 31 भी मौलिक अधिकार ही होगा। तो भारत नागरिक का मौलिक अधिकार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 44। तो देखिए आप क्या बोले थे कि 36 से लेके आपका 51 तक जो है ये आपका क्या है, ये नीति निर्देशक तत्व है, मतलब डीपीएसपी है। तो 44 जो है ना ये बोलता है समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता। तो जहाँ समान नागरिक संहिता है वही हमारी। चलिए ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। तो इसका आंसर क्या होगा, समान नागरिक संहिता। याद रखिएगा। अनुच्छेद 40 आपका क्या है, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन। ठीक है, ग्राम पंचायत का गठन। याद रखिए ये भी क्या है आपका डीपीएसपी। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आपका 55 में आपका है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव का प्रक्रिया संबंधित है। तो देखिए चुनाव प्रक्रिया आपका 55 है। चुनाव प्रक्रिया क्या है, 55। देखिए 53 से लेकर आपका 61 तक। ठीक है, आपका 61 तक ये आपका क्या है, ये राष्ट्रपति का है। 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 और 61। याद रखिए ये आपका क्या है, राष्ट्रपति का है। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा, पॉज करके आप इसको लूसेंट में भी देख लीजिएगा या तो फिर आप नेट से सर्च करते हैं। चलिए 56 नंबर, राष्ट्रपति अप्रत्याशित व्ययों मतलब खर्च को पूरा करने के लिए अग्रिमी धन दे सकते हैं। तो किसको दे सकते हैं या कहाँ से दे सकते हैं, तो ये दे सकते हैं भारत के आकस्मिक निधि से। कहाँ से, भारत के आकस्मिक निधि से। चलिए और आकस्मिक निधि जो है आर्टिकल अनुच्छेद 267 इसमें है, अनुच्छेद 267। चलिए अब राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। देखिए राज्यसभा का चुनाव जो है ना वो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही करेगा। याद रखिएगा विधान परिषद का कोई रोल नहीं रहता है। राज्यसभा का चुनाव, सदस्य का चुनाव करना है तो सिर्फ विधानसभा ही करेगा, विधान परिषद नहीं करेगा। याद रखिए अब विधान परिषद टोटल भारत में कितना है, टोटल 6 ही राज्य में विधान परिषद है। याद रखिए किसमें है, आंध्र प्रदेश में है, उसके बाद अपना बिहार में है, बगल में उत्तर प्रदेश में है, फिर आपका महाराष्ट्र में है, फिर आपका कर्नाटका में है, फिर आपका तेलंगाना में। तो टोटल 1 2 3 4 5 6। तो याद रखिएगा। अब आपका क्वेश्चन ये पूछ रहा है वही राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विधानसभा करता है, तो विधानसभा तो हर राज्य में है। ठीक है, याद रखिएगा विधान परिषद से जो चुनाता है उसको एमएलसी बोलते हैं और विधानसभा से जो चुनता है वो एमएलए होता है। चलिए ठीक है, ठीक। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है। देखिए लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र अपना छोटा लोकसभा उपाध्यक्ष को देगा। किसको देगा,
लोकसभा उपाध्यक्ष। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति को नहीं देता है, लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। चलिए 15 नंबर है, भारतीय संविधान के अनुसार संसद के सदस्यों का वेतन कौन निर्धारित करता है। देखिए वेतन निर्धारित की बात करें तो आपका जो है संसद निर्धारित करता है, क्योंकि केंद्र मंत्रिपरिषद करेगा नहीं, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति ये सब तो करेगा नहीं, तो संसद ही निर्धारित करेगा ना। तो कौन सा अनुच्छेद के तहत, 106 के तहत, 106 याद, सॉरी आर्टिकल, अनुच्छेद के तहत 106 अनुच्छेद के तहत सांसद का वेतन, ठीक है, या संसद के सदस्य का वेतन जो है संसद निर्धारित करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान शक्ति है। तो देखिए राज्यपाल को क्षमादान शक्ति अनुच्छेद 161 है, और राष्ट्रपति का अगर पूछेगा कि राष्ट्रपति की क्षमादान अगर किसी करेगा, कोई जेल में है या किसी को मृत्युदंड हो रहा है, तो वो 72 के तहत। और राष्ट्रपति पर महाभियोग 61 के, अगर राष्ट्रपति को हटाना है या राष्ट्रपति कुछ कदाचार किया है जो संविधान के अगेंस्ट है, जो भारत देश के लिए अगेंस्ट है, तो उसको हटाने का अनुच्छेद 61 में है। लेकिन अगर कोई इंसान जेल चला गया है तो उसको मृत्युदंड का सज़ा मिलने वाला है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत उसकी मृत्युदंड को कम कर सकता है, या उसको स्थगित कर सकता है, या कुछ दिन तक रोक सकता है। लेकिन राज्यपाल, कोई इंसान जेल चला गया तो उसको क्षमादान करने की शक्ति 161 को, याद रखिए। राज्यपाल मृत्युदंड रोक नहीं सकता है, ठीक है, बस थोड़ा बहुत क्षमादान कर सकता है। मृत्युदंड को रोकने का शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति को है, अनुच्छेद 72 के तहत। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन है, फीएट, क्या लिखा हुआ है, फीएट मुद्रा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो देखिए फीएट मुद्रा क्या होता है। फीएट मुद्रा आपका, इसे सरकार द्वारा वैध मुद्रा घोषित किया जाता है, याद रखिए। फिएट मुद्रा क्या होता है, सरकार के द्वारा वैध घोषित किया जाता है, याद रखिए। सरकार किसी मुद्रा को बोल दे कि ये सही है, उसी को फीएट मुद्रा बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरित बजट, जिसको ग्रीन बजटिंग, मुख्य रूप से किससे संबंधित है। तो देखिए हरित जब भी बोलेगा तो पर्यावरण में पर्यावरण का बात होगा। हरित जब भी बोलेगा आपको पर्यावरण का बात, तो जहाँ पर्यावरण है चुपचाप वहाँ मार दीजिए। तो देखिए यहाँ पर्यावरण संबंधित चिंताओं को बजटीय नीति में शामिल करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि राजकोषीय घाटा, जिसको फिजिकल इसको इंग्लिश में फिजिकल डिफिक्ट बोला जाता है। तो राजकोषीय घाटा निम्नलिखित का एक प्रतिबिंब है। किसका प्रतिबिंब है राजकोषीय घाटा? तो सरकार की कुल उधार आवश्यकताएं, सरकार की कुल आधार आवश्यकता। विदेशी मुद्रा से कोई मतलब नहीं, सरकारी राजस्व की वृद्धि ये सब नहीं है, घरेलू खपतें नहीं, चुपचाप सरकार की कुल उधार आवश्यकताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के किस अधिनियम के तहत आयकर लगाया जाता है? तो ये तो सबको पता है कि आयकर अधिनियम 1961, आयकर अधिनियम 1961, याद रखिएगा, आयकर अधिनियम 1961। चलिए कर लोच का तात्पर्य क्या है? कर लोच का तात्पर्य क्या है? तो कर दरों को अब परिवर्तित रहते हुए राष्ट्र आय में परिवर्तन के कारण कर राजस्व में परिवर्तन, याद रखिए। कर के दर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और राष्ट्र आय में जो परिवर्तन होगा वो कर राजस्व में भी परिवर्तन होने का चांस है। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा? बी। आपका 66 नंबर, विदेह साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? देखिए विदेह साम्राज्य के संस्थापक जो है ना, निमि विदेह थे। कौन थे? निमि विदेह, ठीक है, ये आपका बिहार का है। तो निमि विदेह, ठीक है, और इसकी राजधानी जनकपुर, जनकपुर। अब संजोगवश ये नेपाल में है, याद रखिएगा। तो विदेह साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो निमि विदेह। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, सिमुलतल्ला। देखिए सिमुलतल्ला जो है, जिसे अक्सर बिहार का मिनी शिमला कहा जाता है, वो किस जिले में अवस्थित है? तो देखिए जमुई में सोना का भंडार है, रोहतास में पायराइट है, और भागलपुर में सिल्क सिटी भागलपुर को बोलता है। तो सिमुलतुल्ला कहाँ है? जमुई। सिमुलतुल्ला कहाँ है? जमुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के निम्नलिखित में से किस प्रमंडल में सबसे ज़्यादा जिले हैं? तो इसमें कोई शक नहीं कि
आपका देखिए, तिरहुत में जो है ना टोटल 6 जिला है। तिरहुत में टोटल 6 जिला है। तो कौन कौन है? पटना है, नालंदा है, आपका भोजपुर है, आपका बक्सर है और कैमूर है। याद रखिए, प्रमंडल टोटल तिरहुत में 6 है। तो कौन है आपका, सॉरी, ये आपका ये आपका जो है ना, ये आपका तिरहुत में नहीं है, ये मिस्टेक, ये आपका पटना में है। तो पटना में कौन कौन है? पटना, बक्सर, नालंदा, भोजपुर, कैमूर। ठीक है, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर। चलिए अब देखते हैं तिरहुत में। तिरहुत में कितना है? तो ये आपका रोहतास भी हो गया। ठीक है, कैमूर, रोहतास, तो टोटल 6 हो गया। पटना में, तिरहुत में भी 6 है। तो कौन है? पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, 2 तो ये हो गया। फिर आपका मुजफ्फरपुर, एक सीतामढ़ी भी ले लीजिए। तो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, शिवहर और वैशाली, ये आपका क्या आता है? तिरहुत में आता है। तो याद रखिएगा, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, शिवहर और वैशाली। तो पटना में 6 और तिरहुत में भी 6। अब आपका आ गया क्या कि पूर्णिया। तो पूर्णिया में 4 है। तो पूर्णिया में कौन है? तो पूर्णिया खुद है एक आपका, फिर आपका कटिहार हो गया, आपका अररिया हो गया, आपका किशनगंज हो गया। तो इसमें 4 है। तो बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा प्रमंडल, तो देखिए ये 6 ऊपरी में से एक से अधिक। ठीक है, सबसे कम बोलेगा तो भागलपुर। भागलपुर में 2 ही है, 2 ही जिले हैं। तो भागलपुर प्रमंडल में कौन? एक भागलपुर खुद और एक बांका। ठीक है, मुंगेर में भी आपका 6 है। याद रखिएगा, मुंगेर में भी आपका 6 है। तो टोटल 3 प्रमंडल में 6 है। तो मुंगेर में 6, तिरहुत में 6 और पटना में 6, बस इतना याद रखना है। और सबसे कम आपको भागलपुर में याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में किस रचना में बख्तियार खिलजी जो है, बख्तियार खिलजी के बंगाल पर आक्रमण के बारे में बताया? एक्चुअली ना, ये तबकात ए नसरी जो है ना, ये मिनहाल उल सिराज थे, एक इतिहासकार, मिनहाज उल सिराज। वही अपनी किताब तबकात ए नासरी में लिखे थे कि बख्तियार खिलजी जो है नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कब? तो ये 1203 में। कब? 1203 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवक किसके दरबार में रहते थे? तो इसमें बिम्बिसार। जीवक किसके दरबार में रहते थे? बिम्बिसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका क्वेश्चन है 70, प्रसिद्ध नृत्य शैल जाट जाटनी। ये तो आपका बिहार में है। जाट जाटनी कहाँ है? एक मिनट, ये क्वेश्चन छूट गया। निम्नलिखित में किस विद्रोह को देखिए, उलगुलान जहाँ वो का ना, वो मुंडा विद्रोह है। उलगुलान विद्रोह क्या है? मुंडा विद्रोह। उलगुलान विद्रोह कहाँ है? मुंडा विद्रोह, मिंडा विद्रोह, इसी को मुंडा विद्रोह भी कहा जाता है। तो बिरसा मुंडा इसके प्रमुख नेता थे। प्रसिद्ध नृत्य जाट जाटनी बिहार के किस क्षेत्र में संबंधित है? तो ये मिथिलावासी जाट जाटनी गाते हैं। ठीक है, याद रखिए, नृत्य शैली है, मतलब नाच करते हैं, याद रखिए। अब देखिए, बराबर की गुफाएं कहाँ अवस्थित है? तो ये जहानाबाद में है। बराबर की गुफाएं कहाँ है? जहानाबाद है। याद रखिएगा कि ये बराबर की गुफा में आजीविक संप्रदाय रहते थे। आजीविक संप्रदाय लोग रहते थे। ठीक है, और इसको बनाया कौन? इसको बनाया है अशोक। ठीक है, याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी बिहार के किस जिले में से प्रवेश होती है? तो ये तो प्रवेश होती है बक्सर से, और टोटल 12 जिला गंगा नदी से पास होती है। याद रखिएगा, टोटल 12 जिला, याद रखिएगा। और कहाँ घुसती है बिहार में? बक्सर से, और निकलती कहाँ है? भागलपुर से। चलिए क्वेश्चन नंबर 75, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, जिसे वर्तमान में बिहार राज्य पावर होल्डिंग मतलब BSPSCL
के नाम से जाना जाता है। यह मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय पटना में। ज़्यादातर मुख्यालय क्या होता है? पटना में होता है। निम्नलिखित में बिहार के लौह महिला मतलब आयरन लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए, सरस्वती देवी को आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। सरस्वती देवी को क्या आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि गांधी असहयोग आंदोलन जो है, जो कि 1920 से लेके 1922 तक में हुआ था, ये प्रमुख भूमिका निभाई थी, प्रमुख भूमिका निभाई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आयरन अगर मैन अगर हम लोग को लौह पुरुष अगर बोलते हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस स्वतंत्रता सेनानी भोजपुर में रेलवे ट्रैक उखाड़ने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे? तो देखिए, जंगी लाल जो थे, जंगी लाल जो है भोजपुर में जो है रेलवे ट्रैक को उखाड़ दिए थे। तो ये कौन थे? जंगी लाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा बौद्ध स्तंभ केसरिया स्तूप बिहार के किस जिले में है? तो ये बिहार के पूर्वी जिले में, पूर्वी चंपारण जिले। कहाँ है? पूर्वी चंपारण जिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का बाल लिंगानुपात क्या है? तो बाल लिंगानुपात आपका 935 है। कितना है? 935 है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में शहरी आबादी का प्रतिशत कितना है? तो शहरी आबादी प्रतिशत 11.3, मतलब 11.3% है शहरी आबादी, याद रखिएगा। बाकी जो आपका 88%, 88.7 है, ये गांव में लोग रहते हैं। ज़्यादातर लोग गांव में, बिहार में 88.8% लोग गांव में रहते हैं। ठीक है, और शहर में टोटल 11.3%। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 81। 2023 में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे फिल्म सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला? तो ये देखिए, 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड 12 फेल को मिला था। किसको मिला था? 12 फेल को मिला था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण जो है के लिए 31वां MS स्वामीनाथन पर्यावरण स्थिरता में योगदान पहचानने के लिए चेन्नई में प्रदान किया गया। ठीक है, मैसूर के किस संगठन को पारंपरिक धान की प्रजातियों और बाजरा के संरक्षण के लिए यह पुरस्कार दिया गया? तो इसका आंसर आपको होगा सहज समृद्धि। कौन? सहज समृद्धि। ये सहज समृद्धि एक टाइप का संगठन है। ठीक है, चलिए कहाँ का है? मैसूर का, लिखा हुआ मैसूर के संगठन। चलिए 83 नंबर है। दक्कन कॉलेज, दक्कन कॉलेज सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ फॉर लिबरल आर्ट्स और ASI की एक हाल स्टडी में गुजरात के किस हड़प्पा स्थल को सबसे पुराना ज्ञात कारवासराय बताया? तो कौन सा स्थल है ये हड़प्पा का जो कि कारवासराय मतलब किलेबंदी व्यापार पड़ाव बताया? तो इसका आंसर कोटारा, कोटारा भदाली होगा। कहाँ? कोटारा भदारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। CP राधाकृष्णन 12 सितंबर 2025 को भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। उनका पिछला पद क्या था? तो देखिए, पहले वो क्या थे? वो महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। क्या थे? महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। ये आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, वैसे भी NTPC में क्वेश्चन पूछा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट बट नो लेस द अनस्क्रिप्टेड स्टोरी बिहाइंड द मेकिंग ऑफ तन्वी द ग्रेट। देखिए, डिफरेंट बट नो लेस खाली पूछिए, याद रखिएगा, पूरा याद नहीं रखना है। तो नो लेस, तो नो मतलब बाल है ही नहीं, किसको नहीं? अनुपम खेर। तो इसका आंसर क्या होगा? अनुपम खेर। ठीक है, चलिए। मारियम फतिमा जो हाल ही में बिहार की पहली शतरंज खिलाड़ी, फीडे मास्टर मतलब शतरंज खिलाड़ी बनी है, वह राज्य किस राज्य में है? तो देखिए, कहाँ की है? तो मुजफ्फरपुर की है। याद रखिए, कहाँ की है? मुजफ्फरपुर की है। ये पहली बिहार की मारियम फतिमा है, बहुत अच्छा चेस खेलती है। 87 नंबर क्वेश्चन आपका है कि 79वां स्वतंत्रता दिवस जो कि 15 अगस्त 2025 को समारोह के दौरान PM मोदी ने लाल किले से अपना अपना 12वां भाषण दिया। ऐसे करके उन्होंने किस पूर्व प्रधानमंत्री का 11वां स्वतंत्रता दिवस भाषणों का रिकॉर्ड का पीछे छोड़ दिया? तो ये इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका क्वेश्चन है कि 88 नंबर 2025 में प्रतिष्ठित फ्रेड डैरिंगटन सैंड मास्टर ऑर्डर
पाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो ये आपका क्या है? सुदर्शन पटनायक, याद रखिएगा। फ्रेड डैरिंगटन सैंड मास्टर अवार्ड पाने वाले सुदर्शन पटनायक। क्लाउस श्वाब, जिन्होंने 5 दशक 50 साल के बाद 2025 में चेयरमैन पद से त्याग कर दे दिया, निम्नलिखित में किस वैश्विक संगठन के संस्थापक हैं? तो ये जो संस्थापक हैं ये आपको विश्व आर्थिक मंच के, किसके हैं? विश्व आर्थिक मंच के। ये इसको इंग्लिश में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और स्थापना 1971। हाल ही में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो हाल ही में सनाए तकाइची, सनाए तकाइची, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री सनाए तकाइची। हाल ही में किस देश ने अपने रक्षा विभाग का नाम बदलकर युद्ध विभाग रख लिया है? तो ये कौन है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। रक्षा विभाग इसका नहीं है, इसका युद्ध विभाग। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क की सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट एसडीआर में 2025 के अनुसार सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भारत का रैंक 99 है। टोटल 17 जो है गोल है जो कि लक्ष्य को प्राप्त करना है, लेकिन भारत इसमें 99 नंबर पर है, याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें फिनलैंड टॉप पे है। कौन पे? फिनलैंड टॉप पे, कि वो अपना लक्ष्य बहुत अच्छा से पूरा करा। एटना जहाँ मिलेगा वहाँ इटली मत दीजिए, चुपचाप। माउंट एटना इटली, एटना इटली रट लीजिए, एटना इटली। एना लेना बेयरबॉक, जिन्हें हाल ही में 80वां यूएन जनरल असेंबली का अध्यक्ष चुना गया, वह किस देश की विदेश मंत्री है? तो एना लेना जो है ये आपका विदेश मंत्री जर्मनी की है। कहाँ की है? जर्मनी के। इसी को यूएन जनरल असेंबली की अध्यक्ष चुना गया, इसी को यूएन जनरल असेंबली का अध्यक्ष चुना गया। 95। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में किस भारतीय संगठन को 2025 के रैमसन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता से नामित किया गया और यह सम्मान पाने वाला पहला संगठन बना? तो कौन था? फाउंडेशन टू एजुकेशन गर्ल्स ग्लोबली, ठीक है। और ये कहाँ का है? राजस्थान का, राजस्थान का संगठन है, याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 96। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 23-24 में वर्तमान कीमतों पर बिहार की प्रति व्यक्ति आय लगभग कितनी थी? तो ये आप रट लीजिएगा, 66,828, 66,828 प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। 97 नंबर क्वेश्चन आपका है कि ISFR के अनुसार, मतलब इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के, मतलब रिफॉरेस्ट मतलब जंगल का रिपोर्ट जो है के अनुसार बिहार में कुल अधिसूचित वन क्षेत्र कितना है? तो उसका वन क्षेत्र है 6764.14 वर्ग किलोमीटर, मतलब 6764 जो है किलोमीटर आपका वन है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 98। 2025 में बिहार सरकार ने किस योजना के अंतर्गत नीरा निकालने निष्कासन को बढ़ावा दिया? तो नीरा मतलब कि आपका जिसको बोलते हैं तारी, शायद यही होगा। तो इसका आंसर आपका होगा मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना, मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना आपका 99। निम्नलिखित में कौन सा 7 निश्चय 3 का हिस्सा नहीं है? तो देखिए ये लास्ट है, ये आप याद रखिएगा। 7 निश्चय, ये आप टोटल पहला 7 निश्चय 1 निकल गया है, 2 भी निकल गया है, और तीसरा देखिए, तीसरा है दोगुना रोजगार दोगुना आय, याद रखिएगा, दोगुना रोजगार दोगुना आय। समृद्ध योगदान, सॉरी, समृद्ध उद्योग समृद्ध बिहार, दोगुना रोजगार दोगुना आय पहला, दूसरा समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार, सॉरी, समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार, कृषि में प्रगति, उन्नत शिक्षा, सुलभ स्वास्थ्य, मजबूत आधार और सबका सम्मान। तो देखिए हर घर नल जल जो है ये नहीं है, क्योंकि ये आपको 7 निश्चय 1 में ही था। बाकी ये आपका तीनों जो है 7 निश्चय 3 में आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के पहले क्राफ्ट विलेज, बिहार के पहले क्राफ्ट विलेज के रूप में किस गांव को विकसित किया? तो कौन है? जितवारपुर। कौन है? जितवारपुर। चलिए आपका सेशन यहीं से खत्म होता है।
बहुत बहुत धन्यवाद। पॉज करके अगर आप जानते हैं तो आप उसको टिक करके आगे बढ़िए, नहीं तो आप इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।